Dear students, I welcome you all to the next lesson of quadratic equations. हम एक्सरसाइज 4.1 पढ़ चुके हैं, 4.2 भी पढ़ चुके हैं पिछले लेसन्स में। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 4.3, उसके पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी है। 4.1 में हमने ये चेक किया कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में कुछ सिचुएशंस दी हुई थी, उनको हमने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4.2 में हमने उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आते हैं, इक्वेशन को दो फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना और दोनों फैक्टर से एक एक रूट या एक एक सॉल्यूशन मिलता है। फिर 4.2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी थी, फिर से कुछ सिचुएशन दी हुई थी। उन सिचुएशंस को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया और फिर उनको सॉल्व भी किया। वहाँ पर हमने कुछ अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के आंसर मिलते हैं। कभी कभी दोनों रूट्स पॉजिटिव आते हैं, 13 और 14। कभी कभी दोनों रूट निगेटिव आते हैं, कभी एक पॉजिटिव एक निगेटिव आता है। कभी कोई रूट फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई रूट निगेटिव भी हो और फ्रैक्शन में भी हो, -15/2, इस टाइप के भी रूट्स मिलते हैं। रूट्स किस इक्वेशन में रूट किस टाइप के मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे कि अनइक्वल मिलेंगे, प्लस मिलेंगे माइनस मिलेंगे, किस टाइप के मिलेंगे, ये चेक, इनको बोलते हैं रूट्स का नेचर। तो एक्सरसाइज 4.3 में नेचर ऑफ रूट्स आएगा और एक दूसरी मेथड जिसको हम फार्मूला मेथड बोलते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 4.2 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। अब हमको इसका एक फार्मूला देखना है और उस फार्मूला मेथड से करेंगे। वहाँ से भी दो रूट्स आएंगे। किसी भी इक्वेशन को हम चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करें या फार्मूला मेथड से करें, रूट्स वही आएंगे। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स 13 और 14 हैं तो फार्मूले से भी 13 और 14 ही आएंगे, सिर्फ ये एक अलग मेथड है। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप कोएफिशिएंट के रेशियोज से ये डिसाइड करते हो कि लाइन कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी। बिना उसको रिप्रेजेंट किए ग्राफ के ऊपर हम सिर्फ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इन रेशियोज से डिसाइड कर लेते हैं कि तीनों में से कौन सा केस होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी तीन केस हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है, ax² + bx + c = 0। अब इसमें जो तीन केस हैं, इसमें हम एक क्वांटिटी चेक करते हैं, b² - 4ac। a b c की वैल्यू इक्वेशन में से आइडेंटिफाई करते हैं, b² - 4ac कैलकुलेट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट के कारण इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल D से। ये जो मेथड है हमारी, जिसको हम फार्मूला मेथड बोलते हैं, इसमें ये हमारा फार्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a। इसमें ये जो हमारे, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं, अभी हमने पढ़ा b² - 4ac, ये क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। -b 2a ये तो हर इक्वेशन में रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, b² - 4ac और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो एक बार इसमें फार्मूले में प्लस माइनस है। एक बार हम इसको पॉजिटिव लेके सॉल्व करते हैं और एक बार निगेटिव लेके सॉल्व करते हैं, तो एक रूट मिलता है यहाँ से, एक रूट मिलता है यहाँ से। सपोज फैक्टराइजेशन मेथड में किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स ऐसे बन रहे हैं, x+3 और x-5। तो x+3 से जो मुझे आंसर मिलेगा वो होगा x = -3। x+3 को मैं 0 का इक्वेट करूँगा
तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू -3। सपोज आपके ये दो फैक्टर्स मिले x प्लस 3 एंड x माइनस 5। हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँच गए, ये दो फैक्टर मिल गए। तो यहाँ से हम 1 बाय 1 हम इसको इस तरह से करते हैं, इधर x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने के लिए या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, इससे मुझे मिलेगा -3 और यहाँ से मुझे मिलेगा +5। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये दो फैक्टर्स हैं, तो उसके रूट्स, एक रूट है -3, एक रूट है +5। तो इन्हीं दोनों में से एक रूट मुझे यहाँ से मिलेगा, एक रूट मुझे यहाँ से मिलेगा। पॉजिटिव लेके एक रूट मिलेगा, निगेटिव लेके एक रूट मिलेगा। तो हमारा जो पूरा नेचर ऑफ रूट्स जो डिपेंड कर रहा है वो इस नंबर के ऊपर कर रहा है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है ये देखेंगे। रूट के अंदर सपोज b² - 4ac कैलकुलेट करके आता है 0। b² - 4ac के 0 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, b² इक्वल टू 4ac। b² और 4ac की वैल्यू अगर आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गई, सपोज b² भी आ रहा है 48 और 48 नहीं, सपोज b² आ रहा है 64, अगर b 8 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 64। और 4 इंटू ए इंटू सी, इक्वेशन में ए और सी की वैल्यू इस तरह से है कि 4 इंटू ए इंटू सी, ये भी 64 आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो 64 माइनस 64 जब मैं करूँगा तो आ जाएगा 0। तो अगर ये क्वांटिटी b² - 4ac, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो फार्मूला मेथड में ये क्वांटिटी मुझे रूट के अंदर लिखना है, और 0 का स्क्वायर रूट होता है 0। मतलब मैं एक बार +0 और एक बार -0, किसी नंबर में 0 को प्लस करो या माइनस करो, ना 0 प्लस करने से कोई फर्क पड़ेगा, ना 0 माइनस करने से कोई फर्क पड़ेगा। तो आंसर हर बार सेम आएगा, -b/2a। ये हमारा फॉर्मूला है। मैं -b के साथ +0/2a करूँगा, -b में 0 प्लस करूँगा तो -b ही रहेगा, और -b में से 0 माइनस करूँगा तो भी वो -b ही रहेगा। तो ये दोनों रूट्स आपको इक्वल मिलेंगे। ये वो वाला केस होता है जैसे आपके दोनों फैक्टर सेम मिलते हैं, x माइनस 3 x माइनस 3, दोनों फैक्टर सेम हैं तो दोनों रूट्स भी सेम हैं। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें दोनों रूट सेम होते हैं, अगर हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो हमको दोनों फैक्टर सेम मिलते हैं, और अगर हम फार्मूला मेथड से करेंगे तो उसमें b² - 4ac 0 आएगा। तो अगर मुझे बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, बिना रूट्स कैलकुलेट किए, सिर्फ रूट्स का नेचर पता करना है, तो मैं इक्वेशन को देख के ABC की वैल्यू आइडेंटिफाई करूँगा, वहाँ से मैं ये क्वांटिटी कैलकुलेट करूँगा। अगर ये क्वांटिटी 0 आ गई तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं। इसको हम बोलते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। दोनों रूट्स रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। अब ये एक्चुअली सेकंड केस होता है, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको ये पहले एक्सप्लेन किया है, 0 का स्क्वायर रूट 0। अगर ये क्वांटिटी कोई पॉजिटिव नंबर आता है, सपोज b² - 4ac कैलकुलेट करके आ गया 25, तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो जब मैं यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई करूँगा तो मैं एक बार, ये क्वांटिटी है रूट के अंदर की 25, तो इसका आंसर है 5। तो जब मैं रूट्स निकालूंगा तो एक बार मैं -b के साथ 5 प्लस करके लिखूंगा, एक बार मैं 5 माइनस करूंगा। तो किसी नंबर में मैं 5 प्लस करूंगा तो आंसर कुछ और आएगा, और उसी नंबर में से मैं 5 माइनस करूंगा तो आंसर कुछ और आएगा। तो यहाँ पर मुझे दोनों रूट्स मिलेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग मिलेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला केस होता है फर्स्ट, जैसे थर्ड चैप्टर में सबसे पहला केस होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक केस होता है पैरेलल लाइंस, एक केस होता है कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर जो सबसे पहला केस है वह है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब ही पॉजिटिव। b² - 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, दोनों रूट्स रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अब अलग अलग में
दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। रूट अगर फ्रैक्शन में भी है तो भी वो रियल ही कहलाते हैं। आपने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर में रैशनल और इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर भी रियल में ही आते हैं। तो कोई भी रियल रूट्स आएंगे, वो कुछ भी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है कि दोनों अलग अलग होंगे। और जहां पर बी स्क्वायर माइनस फोर AC 0 हो गया, वहां पर दोनों सेम होंगे। अगर 5 है तो दोनों 5 है, अगर -6 है तो दोनों -6 है, अगर 7/2 है तो दोनों √7/2 है। जो भी आएंगे दोनों फैक्टर सेम मिलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में, और उन दोनों फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग जो रूट्स मिलेंगे वो भी इक्वल मिलेंगे। तो पहला केस है बी स्क्वायर माइनस फोर AC पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, इसमें दोनों रूट डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग मिलते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर AC 0 के इक्वल आता है तो दोनों रूट्स इक्वल आते हैं। एंड थर्ड केस, लास्ट केस, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर AC इज नेगेटिव, मीन्स लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस फोर AC नेगेटिव तभी होगा जब फोर AC की वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी आएगी। बी स्क्वायर पॉजिटिव है, फोर AC के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो निगेटिव नंबर अगर बड़ा हो गया तो ये फाइनल आंसर निगेटिव हो जाएगा। और पहला केस जहां पर अपन बोल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस फोर AC पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, फोर AC की वैल्यू छोटी आएगी, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर AC कैलकुलेट करने पे निगेटिव आता है, मीन्स लेस देन 0 आता है, उसको हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। यहाँ पर रूट्स रियल नहीं होते। रीज़न फिर उसी के अंदर छुपा हुआ है, ये क्वांटिटी रूट के अंदर है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर AC की वैल्यू 49 है तो 49 का रूट तो 7 आ जाएगा। एक बार आप +7 ले लोगे, यहाँ पर आप -7 ले लोगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस फोर AC की वैल्यू -49 आ रही है तो -49 का तो कोई रूट नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर का तो कोई रूट नहीं होता है, इम्पॉसिबल है। तो इस केस में जो इक्वेशन आपको दी गई है या जो इक्वेशन बनी है किसी सिचुएशन से, उस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं निकलेंगे। तो अगर इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले ही हम ये चीज़ चेक कर लें डिस्क्रिमिनेंट, तो अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इन दो केसेस में एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, अलग अलग हैं, तो बी स्क्वायर माइनस फोर AC या तो 0 हो या पॉजिटिव हो। अगर ऐसा है तो हम रूट्स को कैलकुलेट करते हैं, 0 है तो लास्ट में कैलकुलेट करके अपने आप इक्वल आ जाते हैं, अगर पॉजिटिव है तो लास्ट में दोनों अलग अलग आ जाएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर AC निगेटिव है, लेस देन 0 है, और वहाँ पर मैं सॉल्व करने की कोशिश भी करूँगा, तो लास्ट में जाके मुझे वो रूट के अंदर निगेटिव नंबर मिलेगा, वहाँ पर जाके आगे रास्ता बंद हो जाएगा, उसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करना भी टाइम का वेस्टेज है। तो समझदारी इसी में है कि पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया जाए, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो रूट कैलकुलेट करें, वरना आगे बढ़ जाएं। तो इस लेसन में हमने नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट समझ लिया है, और नेचर के ऑप्शन कौन कौन से होते हैं वो समझ लिया है। 3 केसेस हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, और लास्ट नो रियल रूट्स। नेक्स्ट लेसन से हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको यही करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और उसके बाद अगले 2 या 3 लेसन में हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।